तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर सुरक्षा और रोजगार से जुड़ी है, जहां पश्चिम बंगाल में डबल इंजन की सरकार आने के बाद अब एक्शन मोड में शुभेंदु नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक कई सारे बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और अभी हाल ही में जो फैसला लिया गया वो सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और साथ ही रोजगार से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही दूसरी प्रमुख खबर की अगर हम बात करें तो दूसरी प्रमुख खबर है सीधे तौर पर शिवसेना यूबीटी से जुड़ी हुई। अब शिवसेना यूबीटी में कहीं ना कहीं जो टूट की जो खबरें सामने आई थी वो अब सीधे तौर पर कंफर्म होती हुई नजर आ रही है। कैसे वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें कि भारत के शिक्षक या जो शिक्षा संस्थान है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहे हैं। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो सबसे पहले शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ। पहली और प्रमुख खबर अगर हम देखें तो सीधे तौर पर शुभेंदु सरकार जब से सत्ता में आई है तब से एक के बाद एक कई सारे कदम फैसले लिए जा रहे हैं, कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार दोगुनी रफ्तार से काम भी कर रही है। एक के बाद एक कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। एक तरफ सीएम शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स यानी ईएफआर का पुनरुद्धार होगा, जिसके तहत 1000 से ज्यादा गोरखा युवाओं की भर्ती होगी। हालांकि इससे पहले भी शुभेंदु सरकार ने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने वाले कई फैसले लिए, तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं को रोजगार के लिए सरकार रास्ते भी ढूंढ रही है। बंद पड़े कारखानों में जान फूंकी जा रही है। जगदल की अलायंस जूट को मिल एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और खास बात यह कि सत्ता संभालने के केवल 38 दिनों के अंदर ही ये फैसला लिया गया है। शुभेंदु सरकार के फैसले से श्रमिकों में काफी खुशी की लहर है। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं युवाओं के लिए खुशखबरी। तो युवाओं के लिए खुशखबरी है, जहां सीएम शुभेंदु की तरफ से ये बड़ा ऐलान इस समय किया गया है और इसमें बताया गया कि ईएफआर का पुनरुद्धार किया जाएगा। ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स यानी ईएफआर का पुनरुद्धार होगा और 1000 से ज्यादा गोरखा युवाओं की भर्ती इसमें की जाएगी। गोरखा समुदाय की जो अधूरी मांग है वो कहीं ना कहीं इस फैसले के साथ पूरी हो चुकी है और ऐसे में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आखिर क्या कुछ कहा है वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। 1000 ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल ईएफआर में आप लोग भर्ती कर रहा हूं, जिसमें 30% बेटी और बहन को मिलेगा। और इसके साथ ही जहां एक तरफ गोरखा समुदाय के लिए अच्छी खबर, वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से जूट मिल जो है वो चालू हो चुकी है। जी हाँ, बंगाल में जो बंद कारखाना था वो अब खुल चुका है। गजदल की अलायंस जूट को अब इस समय वो एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। अब आप ये सोचिए कि 4 मई को नतीजे आए थे और सत्ता संभालने के मात्र 38 दिनों के अंदर ही एक के बाद एक कई सारे फैसले लिए जा रहे हैं, सुरक्षा से जुड़े हुए, रोजगार से जुड़े हुए, जिसमें अब एक फैसला ये भी है। सीधे तौर पर श्रम विभाग मिल प्रबंधन के बीच में जो बात है वो अब बन चुकी है, सहमति बन गई है और शुभेंदु सरकार फैसले से श्रमिकों में भी काफी खुशी है, क्योंकि इस जूट मिल की अगर हम बात करें तो काफी लंबे समय से ये बंद पड़ी हुई थी। अब ये जूट मिल जब दोबारा से चालू हो गई है तो इससे रोजगार पर भी सीधा असर पड़ता हुआ नजर आएगा और खासतौर पर जो श्रमिक है जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब उनकी खुशी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। एक बार आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से वो खुश है और वहां की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जूट मिल जो काफी लंबे समय से बंद थी, अब वो कारखाना वापस खुल चुका है, जिसको लेकर के जो श्रमिक है वहां पे उनमें काफी खुशी है। इस फैसले के बाद पे स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिला करके खुशी का इजहार किया है। तो आपको बता दें कि बंगाल में जो कारखाना बंद था लंबे समय से वो अब खुल चुका है और जब से शुभेंदु सरकार सत्ता में आई है तब से एक के बाद एक कई सारे फैसले लिए जा रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो सीमा सुरक्षा है वो भी और मजबूत होती हुई नजर आ रही है, जिससे सीमा पर सुरक्षा की दीवार मजबूत हुई है और इसके साथ ही बीएसएफ को जमीन सौंपने की जो प्रक्रिया है वो भी जारी है। राज्य सरकार 27 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को देगी और 18 किलोमीटर जमीन पर बॉर्डर फेंसिंग की जाएगी बीएसएफ की तरफ से। बांग्लादेश और भारत के बीच का जो बॉर्डर है वहां पर ये फेंसिंग की जाएगी। इसके साथ ही बीएसएफ के जो आउटपोस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाए जाएंगे।
बांग्लादेश से ये सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की, और इस सीमा की अगर हम बात करें तो काफी लंबी ये सीमा है। लेकिन अब ये सीमा सुरक्षा और मजबूत होती हुई नजर आई है और इससे सीधे तौर पर जो घुसपैठियों को रास्ता अभी तक मिल रहा था उन पर लगाम कहीं ना कहीं लगती हुई नजर आएगी इसके जरिए। हालांकि इस पूरी अगर इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर बाड़बंदी का जो काम है वो इस समय इसको लेकर किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। प्रसन्नजीत, सीधे तौर पर सबसे पहले सीमा सुरक्षा की बात करते हैं। घुसपैठियों के लिए बिल्कुल आसान था कि वो बांग्लादेश से भारत में एंट्री करते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन अब जब सत्ता परिवर्तन हो चुका है तो सबसे पहला डंडा घुसपैठियों पर ही, और जो सीमा सुरक्षा है उसको और मजबूत इस समय किया जा रहा है। प्रसन्नजीत, बिल्कुल कृतिका, देखिए पिछले इतने सालों में बार बार गृह मंत्री एक साथ की तरफ से यह बताया गया है कि जिस तरह से करीब 500 किलोमीटर जो सीमा है वहां तो कोई फेंसिंग नहीं है, और ये फेंसिंग नहीं हुआ, ये सिर्फ बंगाल के लिए नहीं है, पूरे देश की सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पे फेंसिंग लगाना। मोर्चे के समय की अंतिम दिनों में कांग्रेस की किसी की तरफ से जमीन हैंडओवर करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के ऊपर कोई अमल नहीं दिया गया। ये बताया गया कि वहां के गांव वाले जो है वो जमीन देने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए किसी से हम जबरदस्ती जमीन नहीं लेंगे। लेकिन अभी पता चल रहा है पिछले 35-30 दिनों में कि गांव वालों का कोई आपत्ति, ये दरअसल झूठ बताया गया था ममता बनर्जी की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। लोग वैसे जो सर्वे जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग उनकी जो जी ऑफिस है वो ठीक है। प्रसन्नजीत, आपके पास में वापस आते हैं। लगातार हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि किस तरीके से जब जैसे ही पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है तो एक के बाद एक कई सारे कड़े फैसले इस वक्त शुभेंदु सरकार लेती हुई नजर आ रही है, और ये फैसले आम लोगों से जुड़े हुए खास तौर पर। और ये तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं जहां कई सारे बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जिसमें सुरक्षा को खास तौर पर ध्यान दिया गया है, रोजगार और साथ ही जो महिलाओं की सुरक्षा है उसको लेकर, और जो पुरानी सरकार में जितनी भी चीजें हुई हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई इस समय की जा रही है। तो ऐसे में एक के बाद एक कई सारे कड़े फैसले, और अभी हाल ही में जो फैसला लिया गया है वो है श्रमिकों से जुड़ा हुआ, क्योंकि जूट मिल जो कि काफी लंबे समय से बंद थी उसे भी चालू कर दिया गया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो बीएसएफ है वो इस समय जो बॉर्डर की जगह है वो किसानों से ले रही है, और जिसकी वजह से वहां पर फेंसिंग की जा सके, सीमा सुरक्षा जो है उसे और मजबूत किया जा सके, घुसपैठियों को रोका जा सके। तो सीधे तौर पर सीमा सुरक्षा के लिए कई सारे कड़े कदम इस समय सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, और अब बीएसएफ जो है वो काम शुरू कर चुकी है, और जो किसान हैं उनसे जमीनें ली जा रही हैं, अपने अंडर में ये जमीन ली जा रही है बीएसएफ, और अपने अंडर में लेकर के सीधे तौर पर सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही रोजगार से जुड़ी हुई भी एक प्रमुख खबर, जहां आपको बता दें कि रोजगार में अगर हम देखें तो जूट मिल जो कि काफी लंबे समय से बंद थी, अब उसको वापस से शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो श्रमिक वहां पर काम करते थे और फिर जब वो जूट मिल बंद हो गई तो उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ इसका। ऐसे में अब जूट मिल वापस शुरू होने के बाद इन श्रमिकों में काफी खुशी है, एक यहां तक कि एक दूसरे को मिठाई बांट करके इन्होंने खुशी का इजहार भी किया है। तो जब से शुभेंदु सरकार सत्ता में आई है तब से एक के बाद एक कई सारे कड़े कदम इस समय उठाए जा रहे हैं, एक के बाद एक। और ऐसे में सीधे तौर पर हम देखें तो चाहे वो श्रमिकों से जुड़े हुए हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं, कई सारे कदम इस समय उठाए जा रहे हैं। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी दूसरी प्रमुख खबर का, और दूसरी प्रमुख खबर में बात करते हैं उस खबर की जहां महाराष्ट्र की ये खबर है। अब बात उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी की करते हैं, जिसकी आज एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी 9 लोकसभा सांसदों को पहुंचना था और इसके लिए व्हिप तक जारी किया गया, लेकिन पहुंचे मात्र 3 सांसद, जिसके बाद पार्टी में टूट की जो खबर है वो अब लगभग कंफर्म होती नजर आ रही है। जी हां, दरअसल ऐसी खबरें हैं कि बागी सांसदों का एक गुट महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। एक दिन पहले ही यह भी खबर आई थी कि बागी गुट ने पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 का समर्थन होने का दावा किया और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से संपर्क किया है, जिसके बाद अब महाराष्ट्र में एक नया सियासी तूफान खड़ा होता नजर आ रहा है। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं बागियों के तेवर बरकरार।
तो जी हाँ, बागियों की जो तेवर है वो इस समय कहीं ना कहीं लगातार बरकरार है। शिवसेना यूबीटी में टूट और इसके साथ ही जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें 6 सांसद नहीं पहुंचे और मात्र 3 सांसद इस बैठक में पहुंचे हैं। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के लोकसभा के अंदर 9 सांसद है। वे 9 सांसदों में से मात्र 3 सांसद इस मीटिंग में पहुंचते हैं, जो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि इस समय किस तरीके से शिवसेना एक बार फिर से टूटती नजर आ रही। शिवसेना यूबीटी गैरहाजिर सांसदों पर हालांकि एक्शन की तैयारी भी इस समय की जा रही है और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और इसको लेकर शिवसेना यूबीटी में टूट साफ अब इस समय नजर आ रही है और इसको लेकर अलग अलग दावे भी इस समय किए जा रहे हैं और हालांकि एक्शन भी लिया जा रहा है और उन सभी को कारण बताओ नोटिस भी दिया जाएगा कि आखिर वो इस मीटिंग में क्यों नहीं पहुंचे। लेकिन जैसे कि मार्केट में खबरें भी हैं कि इस समय जो 6 सांसद हैं शिवसेना यूबीटी के, वो कहीं ना कहीं बागी तेवर दिखाते हुए नजर आए। अब सांसदों के बागी तेवर के बाद में शिवसेना यूबीटी आगे क्या करेगी, आपको सुनाते हैं। जो लोकसभा के सदस्य हैं अनिल देसाई, उन्होंने सांसदों की एक बैठक बुलाई थी आज 11 को। उसमें लोकसभा के 3 सांसद उपस्थित रहे। बाकी जो सदस्य यहाँ नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, हम ये मानते हैं ये पार्टी व्हीप का उल्लंघन है। करेक्ट, एकदम पार्टी का आदेश नहीं माना है। तो अभी उस मुताबिक हम उस बारे में जो भी एक्शन लेनी है वो एक्शन की शुरुआत हो गई है। उनको शोकॉज दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द हो। भाई आपको व्हिप जारी किया हुआ था, आपको ईमेल किया, व्हाट्सएप किया, आपको वो मिला भी और इसके कोई कारण भी आपने बताए नहीं कि अगर आप आने वाले हैं नहीं आने वाले, उसका कोई ये नहीं किया, तो आपका एब्सेंस इस तरह से देखा जाता। तो जहां एक तरफ शिवसेना यूबीटी एक्शन की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना शिंदे गुट के नेता चंद्रकांत रघुवंशी ने कहा कि महाराष्ट्र के विकास के लिए लोग हमारे साथ आ रहे हैं। सुनाते हैं आपको। अब ऑपरेशन टाइगर ये महाराष्ट्र में हुआ है। आज 6 खासदारों ने एकनाथ शिंदे साहब पर विश्वास व्यक्त करके शिवसेना पार्टी में प्रवेश किया है। एक अच्छा काम अगर करना होगा, भविष्य में हमारे मतदार संघ की जनता को अगर मुंह दिखाना है तो क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम होना ही चाहिए। यह हर लोक प्रतिनिधि की उम्मीद रहती और आज देश में अगर कुछ काम करना है तो शिवसेना और बीजेपी के साथ ही जाना पड़ता। ये जो आज 6 खासदार आए, इनके हृदय में बाला साहब ठाकरे होते और इसके लिए उनको आत्मविश्वास था कि अगर हमको जाना है तो एकनाथ शिंदे साहब के सिवा कोई पार्टी योग्य नहीं, और इसी के लिए उन्होंने शिवसेना में एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया। तो अलग अलग दावे इस समय किए जा रहे हैं, इसी पर ताजा अपडेट भी ले लेते हैं। ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी कुमार आलोक का। कुमार आलोक, हम सुबह लगातार इसको लेकर चर्चा भी कर रहे थे कि आखिर जो मीटिंग होने वाली है 11 बजे, उसमें कितने सांसद पहुंचे कितने नहीं, लेकिन अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है क्योंकि इस मीटिंग में पहुंचे मात्र 3 सांसद। तो क्या अब ये खबर जो है ये कंफर्म मानी जाए कि 6 सांसद बागी हो चुके हैं? बिल्कुल मुहर लग गई। जैसे कि 11 बजे से बैठक शुरू हो रही थी, हमने सवेरे भी बताया था, और ठीक है 11 बजे बैठक शुरू हुई और सबकी उत्सुकता इसी भी थी क्योंकि दावा इधर से भी किया जा रहा था, उद्धव गुट की ओर से भी दावा किया जा रहा था कि बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जिन्होंने दस्तखत नहीं किया है और फर्जी खबरें चलाई जा रही है 6 सांसदों के अलग होने की। लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई और 11 बजे के बाद यानी 11:15 तक वहाँ पर जब मीटिंग शुरू नहीं हुई थी, मात्र 3 सांसद वहाँ पर पहुँचे और 6 सांसद अनुपस्थित रहे। उसके बाद से मीटिंग हुई, लगभग 45 मिनट तक मीटिंग चली और मीटिंग में ये कहा गया कि जो पार्टी का व्हिप जारी किया गया था और व्हिप जारी होने के बावजूद पार्टी के सदस्यों ने व्हिप का उल्लंघन किया। इसलिए 2 चीज़ें होती हैं। पहले तो अगर सत्र चल रहा होता है, अगर संसद का सत्र हो चाहे विधानसभा का सत्र हो, और किसी पार्टी का मेंबर किसी पार्टी ने अगर व्हिप जारी किया अपने मेंबर को उपस्थित रहने के लिए, और वो सदन में जब कोई बिल पास होता है या वोटिंग की जरूरत पड़ती है और उस समय अगर सदन में सदस्य अनुपस्थित रहता है तो निष्कासन की कार्रवाई के लिए पार्टी प्रयास करती है। लेकिन आज की ये जो मीटिंग थी ये सदन के अंदर जरूर थी, यानी सदन के अंदर नहीं बल्कि पार्टी का ऑफिस होता है संसद भवन में जी। तो संसद भवन में ये
पार्टी की बैठक थी और पार्टी की बैठक में व्हिप जारी किया गया था। एक तरह से चेतावनी दी गई थी, एक तरह से डराने धमकाने की कोशिश की गई थी कि व्हिप जारी करने पर ये लोग आए यहाँ पर और हम एकता का संदेश दे सके, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं आए। तो अब जो पार्टी की बैठक में नहीं आए व्हिप जारी करने के बाद, तो अब पार्टी उन पर शो कॉज नोटिस जारी करेगी और शो कॉज नोटिस जारी करने के बाद भी अगर बैठकों में बुलाहट पर वो नहीं आते 6 सदस्य, तब उन पर निष्कासन की कार्रवाई को स्पीकर के पास जाकर अनुरोध करेगी। तो ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में, क्योंकि जो 6 सदस्य हैं उन्होंने कल ही स्पीकर को अपना लेटर दे दिया अलग गुट के रूप में मान्यता देने के लिए या सिंधे गुट के अंदर विलय होने के लिए। तो अब ये 6 सांसद डिसअपियर हैं। दिल्ली में कल शाम तक वो थे और शाम में उन्होंने स्पीकर को लेटर भी दिया था, लेकिन अभी वो डिसअपियर हैं और कहा जा रहा है कि 20 या 21 तारीख को पब्लिक डोमेन में आएंगे और वो बताएंगे कि आखिर क्यों उन्होंने बागी तेवर अपनाया। जैसा कि सूत्रों का कहना है कि जो सदस्य है, काफ़ी संख्या में जो सदस्य हैं, जो उद्धव ठाकरे की जो नीति है, यानी बाला साहब ठाकरे की जो सिद्धांत रहा है, उनका राजनीतिक जो विरासत रहा है, उस विरासत के ठीक विपरीत रहा है और एक तरह से कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन किया। और अब सदस्यों का कहना है कि हद तो तब हो गई कि जब कांग्रेस में विलय की बात शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की होने लगी, तब हमें ये उत्पीड़न महसूस हुआ। और दूसरा कारण जो भाषा का प्रयोग किया संजय राउत ने कल जब भाषा एक तरह से गाली दिया उन्होंने उन सदस्यों को जो सदस्य बागी बने थे, तो उस पर भी मामला और गहरा गया और कहा जा रहा था कि 2 सांसदों ने दस्तखत नहीं किए थे, 4 सांसदों ने ही दस्तखत किए थे, लेकिन ये जो गाली गलौज की भाषा संजय राउत ने इस्तेमाल किया, उससे क्षुब्ध होकर के जो 2 सांसद थे उन्होंने भी दस्तखत किया। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि औपचारिक विभाजन पार्टी का हो गया है। अब सारा ध्यान स्पीकर की ओर होगा कि स्पीकर साहब जो होते हैं सदन के सबसे सदन जो चलाते हैं, उनका निर्णय क्या होता है, ये आने वाले 1-2 दिन में देखना होगा हमें। इसके साथ ही कुमार आलोक, आपसे एकदम आसान भाषा में हम समझना चाहेंगे कि जो दल बदल कानून है, क्या वो लागू होगा या नहीं होगा? देखिए, यही डिमांड कर रही है जो उद्धव गुट है, वो 10th संशोधन की वो बात कर रहे हैं, जिसमें कि उनका कहना है, यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे का कहना है कि कोई पार्टी में विलय हो सकता है। यानी उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, मान लीजिए उनके 3 सांसद हैं, तो वो किसी दूसरे पार्टी में विलय कर सकते हैं। लेकिन कोई गुट जब अलग हुआ है और वो गुट जब अलग होकर किसी पार्टी में विलय करना चाहेगा, तो ये 10वीं सूची है, उसमें नहीं है। तो इसको लेकर के उद्धव ठाकरे भी यही बात कर रहे हैं और ममता बनर्जी भी यही बात कर रही है। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में स्पीकर जो होते हैं संसद के, वो क्या फैसला लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण और बड़ी खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच रुकेंगे न्यूज पंच में एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। हर सुबह भारत एक नए सपने के साथ जागता है और हर सपने को, हर प्रगति को एक शक्ति आगे बढ़ाती है। पिछले 12 वर्षों में बढ़ते कोयला उत्पादन और मजबूत सप्लाई के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती मिली। विकास को जिम्मेदारी और भविष्य से जोड़ते हुए पर्यावरण और विविधीकरण को भी नई दिशा मिली। क्योंकि प्रगति सिर्फ संरचनाओं में नहीं, लोगों के जीवन में भी नजर आनी चाहिए। और इसी सोच के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मिली नई ऊर्जा। यही है कोल इंडिया, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, टेस्ट ऑफ इंडिया।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। कभी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की सूची में भारत की मौजूदगी मात्र गिनी चुनी हुआ करती थी, लेकिन अब आज तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। जी हाँ, नई क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में ये बता दिया है कि भारत सिर्फ ज्ञान का प्राचीन केंद्र नहीं है, बल्कि आधुनिक शिक्षा का भी उभरता हुआ वैश्विक पावर हाउस बन रहा है। जी हाँ, आईआईटी दिल्ली ने एक बार फिर देश का परचम ऊंचा रखा है, जबकि जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों के बीच अपनी मजबूत उपस्थिति, अपनी पहचान दर्ज की है। और सबसे बड़ी बात ये कि अब दुनिया की टॉप रैंकिंग में भारत के 52 संस्थान शामिल हैं। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि नए भारत की अकादमिक ताकत, रिसर्च क्षमता और वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण है। करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं आईआईटी दिल्ली का डंका। तो जी हां, आईआईटी दिल्ली का ये डंका बजता हुआ नजर आया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 जारी हुई है, जिसमें आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो उसमें सुधार हुआ है। और सीधे तौर पर देश के अग्रणी संस्थान आईआईटी दिल्ली ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दुनिया भर में 118वां स्थान हासिल किया है। संस्थान ने पिछले वर्ष के मुकाबले अगर हम देखें तो 5 पायदान का सुधार आईआईटी दिल्ली ने किया है और इस रैंकिंग में शीर्ष भारतीय संस्थान बना हुआ है। बीते 4 सालों की अगर हम बात करें तो बीते 4 साल में आईआईटी की रैंकिंग में काफी अभूतपूर्व सुधार भी दर्ज किया गया है। और इस साल की रैंकिंग में भारत की इस बढ़ती धाक का अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि शीर्ष 200 वैश्विक विश्वविद्यालयों में आईआईटी दिल्ली के साथ आईआईटी बॉम्बे 134वें और साथ ही आईआईटी मद्रास 170वें स्थान पर काबिज है। इसके अलावा आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईएमसी बेंगलुरु और साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कुल 52 भारतीय संस्थानों ने इस बार रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें। और इन सब के बीच में जो गौर करने वाली बात है वो ये कि साल 2014 में इस सूची में मात्र 11 भारतीय संस्थान शामिल थे और अब ये संस्थानों की संख्या बढ़ चुकी है। संस्थानों की संख्या हो चुकी है 52। तो वहीं भारत का शिक्षा तंत्र G20 देशों में सबसे तेजी से विकास करने वाला एजुकेशन सिस्टम भी इस समय बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आईआईटी दिल्ली का ये डंका बजा है और सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 जारी हुई है, जिसमें आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिला है। इसके साथ ही ये कहा जा सकता है कि जो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो इस समय काफी मजबूत होती हुई और अच्छी होती हुई नजर आ रही है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया भी इस सूची में शामिल है। शिक्षा, शोध और साथ ही नवाचार को अब कहीं ना कहीं हमारे देश में बल मिल रहा है, क्योंकि 2014 से पहले अगर हम देखें तो मात्र गिने चुने संस्थान ही इस लिस्ट में शामिल होते थे, लेकिन आज की तारीख में ये संख्या 50 से भी ज्यादा हो चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी हाल ही में आई, उसका सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये बड़ा असर उसका पड़ता हुआ समय नजर आ रहा है। और उच्च शिक्षा में भारत का ये अच्छा प्रदर्शन है, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि भारत की संस्कृति अब वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाती हुई नजर आ रही है। भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो नई शिक्षा नीति है, वो इस समय वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान भी बना रही है और इसके साथ ही जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं उनमें अपनी जगह, अपनी उपस्थिति इस समय दर्ज करवा रही हैं। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का तो अहम योगदान है ही, लेकिन इसके साथ ही जो मेहनत की जा रही है संस्थानों की तरफ से, उनका भी अच्छा खासा योगदान इस समय नजर आ रहा है। तो कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई कि आखिर किस तरीके से संस्थान में, और इसी बीच चलिए सीधा रुख करते हैं प्रधानमंत्री का। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फ्रांस की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वहां पर सेंट गोविन के सीईओ चेयरमैन से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जहां सेंट गोविन इंफ्रा और ग्लासेस के क्षेत्र में, और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हम, क्षेत्र में वो काम करती हैं। और ये तस्वीरें तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस की यात्रा पर हैं और वहां पर उन्होंने सेंट गोविन के सीईओ चेयरमैन से ये मुलाकात की है।
सेंट गोबिन इंफ्रा और ग्लासेस के क्षेत्र में काम करते हैं। तो कई सारे वैश्विक नेताओं के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात रही और इसके साथ ही सेंट गोबिन के चेयरमैन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस की यात्रा पर हैं, जहां कई सारे वैश्विक नेताओं के साथ भी मुलाकात प्रधानमंत्री ने की और ये तस्वीरें सेंट गोबिन के जो सीईओ चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सेंट गोबिन जो है वो इंफ्रा और ग्लासेस के क्षेत्र में अपना काम करती है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।